हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आज अपने को स्टार्ट करना है अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एसी। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर होता है, न्यूमेरिकल कन्फर्मली आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है। न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन इस चैप्टर में ना कैलकुलेशन ज़्यादा करवाई जाती है। तो जब आप न्यूमेरिकल करें, कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देंगे। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैलकुलेशन राइट होनी चाहिए, और कोई भी टिपिकलनेस इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कुछ चीजें पॉइंट वाइज अपन लेंगे। तो मैंने बोला आपसे अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट, तो ओरिजिनली हमारे पास दो टाइप की करंट है। फर्स्ट टाइप की करंट के बारे में हम लोगों को पहले से ही मालूम है। ये है हमारा डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। डीसी मींस इट हैज ओनली पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल है, यूनिफॉर्मली फ्लो करती है। नेक्स्ट, अब हमें जिसकी स्टडी करनी है वो है हमारा एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में बेटा दोनों साइकिल होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ये इस टाइप से। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं, ये इसमें पॉजिटिव साइकिल है और ये इसमें नेगेटिव साइकिल है। फिर ये पॉजिटिव आ जाएगी, यहां से यहां तक चलते हैं तो वन साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम सोर्स वाइज साइन वाइज बात करें, तो जब भी डीसी होता है तो डीसी के हम लोग सोर्स के साइन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको इस टाइप से दिख जाता है, आप समझ जाना यहाँ पर डीसी सोर्स कनेक्टेड है। और अगर ऐसा साइन वेव के फॉर्म में ये सर्किल में रहता है तो आप समझ जाना यहाँ पर एसी सोर्स प्रेजेंट है। और न्यूमेरिकल में जैसे डायग्राम दिया है तो आप यहाँ से समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल करते समय ये वैल्यू एसी की है या डीसी की, तो बेटा जब डीसी की दी रहेगी तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जब भी एसी में वैल्यू दी जाएगी, सपोज आपको करंट दिया जाएगा या वोल्टेज दिया जाएगा, तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। तो फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है कि हम एसी में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने डायग्राम वाइज दिखाया। अब यहाँ की कुछ छोटी छोटी चीजों पे बात करता हूँ मैं। In case of DC, we always measure peak और maximum value। ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अपना पुराना पैटर्न, हर चीज को कॉन्सेप्चुअली अपन डिफाइन करेंगे, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ डीसी वी ऑलवेज मेजर मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ। ठीक है, अगर मेरे को करंट चाहिए तो मैं करंट I0, और मेरे को ईएमएफ चाहिए तो मैं लेने वाला हूँ क्या, E0। ठीक है, हम E0 बोले या V0 बोले, एक ही बात है, आप टेंशन नहीं लेना। तो अपन बोल सकते हैं E0 और V0। While in case of AC, we always measure effective और RMS वैल्यू। तो इसमें हम लोगों को हमेशा मैक्सिमम और पीक वैल्यू मिलती है डीसी में, जबकि हमें एसी में मिलती है इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसी को हम बोलेंगे ERMS और VRMS, है ना, अपन कैसे भी लिख सकते हैं। तो अभी अपनी बात हो गई कि डीसी के केस में हमेशा मैक्सिमम और पीक वैल्यू मिलेगा, जबकि एसी के केस में हमें मिलने वाला है इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इसी को हम एवरेज वैल्यू भी बोलेंगे। तो इफेक्टिव या एवरेज या आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इन दोनों में जरा रिलेशन की बात करते हैं, हालांकि रिलेशन हम लोग अभी ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, अभी अपन शॉर्ट फॉर्म में बात कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों में रिलेशन की बात की जाए तो ये बेटा रिलेशन आता है मेरे पास, अभी अपन ड्राइव भी करेंगे। IRMS इज इक्वल टू होता है I0 बाय रूट 2। ऐसे अपन बोल सकते हैं VRMS इज इक्वल टू है V0 बाय रूट 2। ठीक है, ये इसके दोनों के वैल्यू में रिलेशन आ गया, ताकि हम इस रिलेशन की हेल्प से AC से DC में और DC से AC की वैल्यू में इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात मैंने यहां पर कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हमसे कहता है, ये इन्होंने हमसे कहा कि फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, ठीक है, फॉर ए
complete cycle of AC alternating current, the average value of current is 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक कंप्लीट साइकिल में करंट का वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये भी ड्राइव करके अभी लाने वाले हैं अपन। तो जब हम पॉजिटिव साइकिल के लिए ड्राइव करेंगे बेटा, ये वैल्यू मिलेगी मेरे को प्लस में ट्वाइस ऑफ I0 बाय पाई, और जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो ये मिलेगी मेरे को माइनस के ट्वाइस ऑफ I0 बाय पाई। फाइनली मैं जब एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक ऐड करूंगा तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 0 मिलेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने इसमें से ये भी निकाल लिया कि फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0। ठीक है, अब यहीं से इसके डायग्राम से मैंने अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन सेट की। ठीक है, इस अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन के बारे में सुनिएगा, वही आपको नोट्स में बनानी है। ये कहते हैं द करंट हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन changes continuously with time is known as alternating current। क्लियर सबको? The current whose magnitude and direction changes continuously with time is known as alternating current। ठीक है, हम लोग कॉम्पिटिटिव में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं क्योंकि प्रेजेंटली आपको दोनों चेंज दिख रहे हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी हमसे कहता है कि आप एक काम करो, आप मैग्नीट्यूड को करो साइड, आप डायरेक्शन पे बात करो। तो जब हमें 12th के एग्जाम में लिखना होता है तो हम सिंपली लिखेंगे the current whose direction changes continuously with time या periodically with time is known as alternating current। ठीक है, मैंने पर्सनली अपना याद रखने के लिए, समझाने के लिए मैग्नीट्यूड टर्म ऐड किया हुआ है क्वांटिटेटिव वाली डेफिनेशन में, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का तो मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, चल, तो ये टर्म मैंने सेट कर दिए। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इधर मैं डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मैंने यहां से लिया, यहां हमने कहा कि अपने पास इसमें एसी में, ये एसी में जो करंट आएगी तो यहां पे तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, यहां पर जो करंट फ्लो होती है तो उसका इक्वेशन बनता है बेटा I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्टरनेटिंग करंट, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको बोलेंगे पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, पीक और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम E is equal to E0 sin ओमेगा टी लिख रहे होते तो हम मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ EMF भी बोल देते। अच्छा, T तो हमारा टाइम है, ये वेरी करता रहेगा। ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी यानी कि 2 पाई f। हर कंट्री में फ्रीक्वेंसी सेम है, यूएसए में 60 है, अपन को इंडिया की याद रखनी है। इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी है बेटा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो अपने इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्लियर कर दूं। आप यहां से देखना, अगर हम 50 हर्ट्ज के बारे में बात करते हैं तो देखो फ्रीक्वेंसी मेरे को मालूम है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन विद इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो विद इन सेकंड जो भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मैंने ये ऑसिलेशन, देखो ये एक ऑसिलेशन है ना, अब सोचो एक ऑसिलेशन में 2 बार वैल्यू मैक्सिमम पे जा रहा है ना, 2 बार क्या आ रहा है मैक्सिमम और 2 बार क्या आ रहा है मिनिमम। मतलब एक ऑसिलेशन में 2 बार वैल्यू मैक्सिमम हो रही है और 2 बार मिनिमम हो रही है। इसका मतलब जब हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब 100 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, भाई डबल करना है,
और 100 टाइम्स कैसा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि अगर मैंने इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में से पास कराया तो मेरा बल्ब ना 100 टाइम्स ऑन होगा और 100 टाइम्स क्या होगा, ऑफ। ठीक है, अब 100 टाइम्स ऑन और 100 टाइम्स ऑफ यानी कि टाइम पीरियड निकल के आ गया 1/100 सेकेंड। और मेरी देखने की जो सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी बेटा मेरी कितनी है, 1/10 सेकेंड। तो ये अपनी सेंसिटिविटी से कैसा है, 1/10, मतलब मेरी सेंसिटिविटी से लेसर है, इसलिए ये हमें हमेशा ऑन ही दिखाई देगा। अगर ये हमारी सेंसिटिविटी की रेंज में आ जाए यानी कि 1/10 आ जाए तो फिर अब हमें ये ऑन ऑफ दिखाई देगा। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज का प्रैक्टिकल मीनिंग सबको क्लियर आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली 50 हर्ट्ज का मीनिंग मेरे को मिला। वो मीनिंग मेरे से कहता है कि एक ऑसिलेशन में डबल 2 टाइम्स मैक्सिमम 2 टाइम्स मिनिमम, मतलब 100 टाइम्स बल्ब ऑन होता है, 100 टाइम्स बल्ब क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इन्होंने कहा आपके पास एक वायर है उसमें फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, एक में है कितनी, 500 हर्ट्ज। बोल दिया गया बताओ आप किस वायर को, दोनों में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, इन दोनों में से एक वायर कंफर्मली आपको पकड़ना है, किस वायर को पकड़ना पसंद करेंगे। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा, 10 टाइम्स मैक्सिमम और 10 टाइम्स मिनिमम, और यहाँ क्या होगा, यहाँ 1000 टाइम्स मैक्सिमम और 1000 टाइम्स मिनिमम। जब हम इनके वायर को पकड़ेंगे तो वायर को पकड़ने पर ये झटका ज्यादा लगेगा, ये झटका कम लगेगा। तो जहां फ्रीक्वेंसी हाईयर है वहां शॉक कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो हम इस वाली फ्रीक्वेंसी को पकड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में सबको मालूम है, सबको आज तक एक ना एक बार करंट लग चुका है। ठीक है, आप जब वायर पकड़ते हैं, वायर पकड़ा तो प्लस साइकिल सपोज ये है तो माइनस साइकिल क्या है, ये। अब जब करंट लगता है ना तो करंट लग के देखो कैसा वाइब्रेशन आता है, ये इस टाइप से वाइब्रेशन आता है ना। तो देखो अगर आपने 10 वाला लिया तो 10 में क्या होगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे, काफी टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा अपने को झटका महसूस हो रहा है, और 1000 लिया तो क्या होगा, ये आपको झटका लग रहा है ना, नहीं लग रहा ना, बस। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकली मिल गया अपने को। तो कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो अपन हाईयर फ्रीक्वेंसी वाले वायर को टच करेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी वाले वायर को टच नहीं करेंगे। चलिए एक ये छोटा सा पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं। अब हमसे ना इन्होंने पूछा कि बताइए एसी और डीसी में कौन ज्यादा डेंजरस है ना, कौन ज्यादा खतरनाक है। तो अपने को पता होना चाहिए एसी इज more dangerous than DC। AC जो है वो DC से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब कैसे है मैं चेक करा दे रहा हूं। सपोज यहां मैंने DC लिया हुआ है बेटा, सपोज यहां मैंने AC लिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करो, आप ऐसा सपोज करो 220 वोल्ट की आपने सप्लाई दी। अब जब 220 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है, हमें मालूम है हमें जो झटका लगेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लगने वाला है। अब मैंने 220 वोल्ट डीसी में लिया तो डीसी में ये किसका वैल्यू होगा, ये V0 का वैल्यू होगा, मतलब मेरे को झटका 220 वोल्ट का लगने वाला है। अगर मैं इसको एसी में यूज करता हूं तो एसी में ये किसका वैल्यू होगा जानते हैं, ये वैल्यू होगा VRMS का। अब मेरे को यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, जो कि झटका तो मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू से लगने वाला है, तो VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, V0 बाय रूट 2, 220। तो V0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 220 रूट 2, नियरली 312 वोल्ट। अब देखो आप वैल्यू कहाँ हाईयर है, एसी में हाईयर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे द एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। क्लियर, चलो तो इसको भी अपन ने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। क्या ना यहाँ से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को एक ही बार में सेट कर देते हैं अपन। छोटे मोटे न्यूमेरिकल होंगे वो आप रख लेना, I0 पुट किया, ओमेगा पुट किया, डायरेक्ट बनते रहेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मैं चलने वाला हूं। अब इन्होंने हमसे कहा कि इस करंट को मेजर करना है, इस करंट को मेजर करना है। तो बेटा इसको मेजर करने के लिए, इसको भी हटा लेता हूं मैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर और वोल्टमीटर का यूज नहीं कर सकते।
ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। देख, टू मेजर the AC, we cannot use ammeter and voltmeter, ठीक है। To measure the AC we cannot use ammeter and voltmeter because these are based on magnetic effect of current। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब थीटा प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। आपको याद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में मैंने बताया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में थीटा प्रोपोर्शनल आई आया था, बाद में यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हुआ था। अब हमने बोल दिया कि आप एसी को एमीटर वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये बेस्ड है किस पर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल आई। अब सोचो, आप डिक्लेयर कर चुके हैं वन कंप्लीट साइकिल में आई का वैल्यू क्या? 0। तो इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो हो रही होगी, लेकिन आपको वैल्यू क्या दिखेगी? 0। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। रियल में करंट फ्लो हो रही होगी, लेकिन आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, आपको रीडिंग नहीं मिलेगा। मतलब आपको ये लगेगा वायर में करंट ही नहीं है। तो धोखे से अगर मैंने वायर को पकड़ लिया, मतलब अपने को लग रहा है इसमें करंट नहीं है, और धोखे से पकड़ लिया तो फिर करंट लगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसका मेजरमेंट यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल के लिए आई का वैल्यू 0, तो डिफ्लेक्शन भी क्या मिलेगा? 0। जब डिफ्लेक्शन 0 तो रीडिंग कहां से लोगे, ठीक है। तो इसलिए अल्टरनेटिव करंट को मेजर करने के लिए फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। अब उसके बारे में लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन, टू मेजर द एसी, एसी याद रखना अल्टरनेटिंग करंट, न पता चला आप घर वाला एसी समझने लगो। टू मेजर द एसी वी यूज हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर, ठीक है। तो एसी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर को। These are based on heating effect of current, ठीक है। तो हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर बेटा किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट, है ना। लिख देता हूं, टू मेजर द एसी वी यूज हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर, और ये किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, मतलब इनमें क्या चलेगा? थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबको क्लियर हो गया। एमीटर वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। इसमें थीटा प्रोपोर्शनल आई, वन कंप्लीट साइकिल में आई का वैल्यू 0। अब आपको जब करंट ही 0 तो डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा, तो रीडिंग नहीं आने वाली। तो मेजर करने के लिए हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको बोलते हैं हम लोग हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर। अब याद रखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एसी और डीसी दोनों में होता है, तो इसकी वजह से आप हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर से आप बेटा दोनों को मेजर कर सकते हो, एसी को भी और डीसी को भी, ठीक है। तो जब कभी भी बात आए तो याद रखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले इंस्ट्रूमेंट से केवल हम डीसी मेजर करते हैं, जबकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाले इंस्ट्रूमेंट से हम एसी और डीसी दोनों को मेजर करते हैं, क्योंकि दोनों टाइप के करंट हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट पहचानने में आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात कर लेता हूं बेटा, कि हम कैसे पहचानेंगे कौन किस पर बेस्ड है। सपोज ये 0 कर देता हूं, 1 2 3 4 5 कर दिया, 1 2 3 4 5 कर दिया,
10 कर देता हूँ ना, 5 5 10, 1 2 3 4, चलो ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ हम लोग बात करते हैं, 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आएगा 1 4 9। तो देखो थीटा प्रोपोर्शनल आई और थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, आपको इंस्ट्रूमेंट देख के ही पता चल जाएगा कि कौन मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो इसमें क्या है, गैप थीटा प्रोपोर्शनल आई 1 है मतलब 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, मतलब गैप इक्वल इक्वल होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, यहाँ 0 रखो तो 0 आ गया, 1 रखो तो 1 आया, 2 रखोगे तो कितना आएगा 4, तो 4 आ गया, 3 रखोगे क्या आएगा 9, तो 9 आ गया। तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। अब मेरे को मालूम है गैल्वेनोमीटर बाय डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट है, तो या तो कंटिन्यूअसली गैप इंक्रीज करेगा या क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, तो अब ये वाले छोटे छोटे जितने मेरे ऑब्जेक्टिव थे बेटा सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को होनी चाहिए। अब यहाँ पे आने वाले दो डेरिवेशन पे पहले मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट मैंने डेरिवेशन क्या लिखा, 2 क्या 3 पे बात कर लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेशन मेरे को दिखाना है 1 कंप्लीट साइकिल में वैल्यू क्या 0। सेकंड डेरिवेशन में मेरे को दिखाना है IRMS इज इक्वल टू I0/√2 या BRMS बराबर B0/√2। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट करके फिर अपन आगे चलते हैं।